हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कोएंजाइम एंड आइसोएंजाइम। आज आपको पूरा कोएंजाइम एंड आइसोएंजाइम के बारे में बताने वाले हूँ कि क्या होता है और उसको हमें कैसे पढ़ना है। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट इसके पूछे जाते हैं कि कोएंजाइम क्या होते हैं, आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होता है और उसको एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोएंजाइम। जो कोएंजाइम है वो नॉन प्रोटीन और ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट डाइआइजेबल सब्सटेंस होता है, एसोसिएट होता है एंजाइम फंक्शन से, उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। जो कोएंजाइम है वो कभी भी अकेले फंक्शन नहीं करते हैं। कोएंजाइम कैन नॉट फंक्शन अलोन बट कैन बी रीयूज सेवरल टाइम्स, बट इसको हम सेवरल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं व्हेन पेयर्ड विद एंजाइम, जब भी ये किसी भी एंजाइम के साथ पेयर्ड हो जाएंगे। कोई भी कोएंजाइम है कभी भी अकेले वर्क नहीं करेगा। कोई भी कोएंजाइम है जब उसके साथ जब भी कोई एंजाइम हो उसके साथ जब कोएंजाइम आके अटैच होता है तब भी वो अपना फंक्शन कर सकता है। तो कोएंजाइम कैन नॉट फंक्शन अलोन। देन एंजाइम विदाउट ए कोएंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम। एंड कोएंजाइम के बिना अगर कोई एंजाइम है तो उसको हम कहेंगे एपोएंजाइम्स। विदाउट कोएंजाइम और कोफैक्टर एंजाइम कैन नॉट कैटलाइज रिएक्शन इफेक्टिवली। बिना कोएंजाइम के कोई भी जो एंजाइम है वो अपनी ना रिएक्शन जो है वो इफेक्टिवली नहीं कैटलाइज कर पाएगा। व्हेन एंजाइम गेन अ कोएंजाइम, जब भी एंजाइम को कोएंजाइम मिल जाता है देन बिकम्स अ होलो एंजाइम, तब वो होलो एंजाइम या एक्टिव एंजाइम हो जाता है। तो एक्टिव एंजाइम चेंज सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो जो एक्टिव एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो वो प्रोडक्ट हम इजीली यूज जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने केमिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। An organism need to carry out essential function whether chemical or physiological. Then जो coenzymes like enzyme can be reused and recycled. तो एंजाइम की तरह कोएंजाइम्स जो है उसको हम रीयूज या रिसाइकल कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग रिएक्शन रेट को चेंज किए बिना। दे अटैच टू द पोर्शन ऑफ एक्टिव साइट। हमेशा कोएंजाइम क्या होंगे, हमारे एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर अटैच्ड होंगे और अपना जो फंक्शन है, रिएक्शन की जो रेट है उसको कैटलाइज करेगा। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर या पीएच पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है तो उस कंडीशन पे जो कोएंजाइम है वो उससे टूट के ब्रेक होके अलग हो जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक वर्क नहीं कर डीनेचर्ड एंजाइम तक वर्क नहीं कर पाता। When enzyme is denatured by extreme temperature or pH, the coenzyme can no longer attach to the active site. Then आता है coenzyme from B complex vitamin. तो जैसा हमें पता है कि जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब बी कॉम्प्लेक्स से। तो इसका एग्जाम है थायमिन पायरोफॉस्फेट मतलब थायमिन B1 विटामिन B1, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड मतलब राइबोफ्लेविन विटामिन B2। उसके बाद नॉन विटामिन कोएंजाइम। तो जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ना विटामिन से ही ड्राइव्ड हो। कुछ कोएंजाइम्स होते हैं जो नॉन विटामिन से भी ड्राइव्ड होते हैं, जैसे कि साइटेडिन डाइफॉस्फेट, यूरेडिन डाइफॉस्फेट। फिर आता है कोएंजाइम डू नॉट डिसाइड एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो जो जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिसाइड नहीं करते हैं। तो अब हम आते हैं आइसोएंजाइम पे। तो आइसोएंजाइम क्या होते हैं, मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंजाइम होते हैं जो सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, बट ये डिफर होते बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर होती हैं। तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज द सेम रिएक्शन आर आइसोएंजाइम बट डिफर इन their physical and chemical properties which include the structure, electroporetic, immunological properties, Km and Vmax value, optimum temperature, relative susceptibility to inhibitors and degree of denaturation. Then आता है explanation for the existence of isoenzyme. तो जितने भी आइसोएंजाइम्स हैं वो डिफरेंट जीन से सिंथेसाइज हुए हैं। एग्जाम्पल मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर ओलिगोमेरिक एंजाइम। ओलिगो नाम से समझ में आता है कि बहुत सारे मतलब मल्टीपल। यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एक से ज़्यादा सब यूनिट्स। एंजाइम इसका एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर ये जो एंजाइम है मे भी एक्टिव हो सकते हैं मोनोमर्स और ओलिगोमर्स जैसे। इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर आता है हमारा आइसोएंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस मतलब LDH। तो इसमें क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है वो इंटर कन्वेंशनल हो जाता है पायरुविक एसिड में। मतलब लैक्टिक एसिड जो लैक्टिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पायरुविक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ LDH मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर LDH जो है वो उसके 5 डिस्टिंक्ट आइसोएंजाइम्स होते हैं, मतलब LDH1, LDH2, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 and LDH5.
ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे जो LDH1 है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये सबसे पहले जो फास्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले आता है इन कंपैरिजन टू LDH5। स्ट्रक्चर ऑफ LDH आइसोएंजाइम, हम आइसोएंजाइम का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, LDH इज ओलिगोमेरिक एंजाइम। तो LDH क्या है, एक ओलिगोमेरिक एंजाइम है जो बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से, जिसमें से 2 सब यूनिट्स का नाम है M फॉर मसल्स एंड H फॉर हार्ट, प्रोड्यूस बाय डिफरेंट जीन्स। और ये डिफरेंट जीन्स से मिलकर बना होता है। N यूनिट जो है वो बेसिक है और H यूनिट जो है वो एसिडिक है। अब आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशियल कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, LDH1 जो है वो प्रोडोमिनेटली कहाँ पाया जाता है, हमारे हार्ट मसल्स में, जो नॉट इनहिबिट बाय पायरूवेट। यहाँ पे मैं नॉट लिखना भूल गई हूँ तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ। तो ये इनहिबिट नहीं करता है पायरूवेट को। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो रैपिडली वर्क करती, कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, वो थकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर LDH1 प्रेजेंट होता है। और जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता लैक्टिक में इन कार्डियक। देन LDH5 मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स में। जो स्केलेटल मसल्स है वो जल्दी से थक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर LDH5 प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, पायरूवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इन शॉर्ट देखें तो हमारी जो हार्ट की मसल्स होती है उसमें LDH1 प्रेजेंट होता है और वो पायरूवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। लेकिन जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो जल्दी थक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर LDH5 प्रेजेंट होता है और वो पायरूवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ LDH। तो डायग्नोस्टिक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो एंजाइम है आइसो एंजाइम्स LDH का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? जब भी कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, इन हेल्दी इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑफ LDH2 इज हायर देन दी दैट ऑफ LDH1 इन सीरम। तो जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसके अंदर LDH2 की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू LDH1 इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में भी देखेंगे क्या होता है। जैसे कोई पेशेंट है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, उसके वैसे ही 24 आवर्स में जो हमारा LDH1 है उसकी जो लेवल है सीरम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू LDH2। तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ LDH5 इन सीरम इन एन इंडिकेटर। अगर LDH5 जो है हमारे सीरम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये इंडिकेशन है, हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है लिवर डिसीज, तो कोई ना कोई लिवर डिसीज हो सकती है। एंजाइम इन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो ब्लड सीरम होता है उसके अंदर ऑलरेडी जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो किस डिसीज़ में कौन सा एंजाइम इंक्रीज होता है उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कौन सी डिसीज़ हुई है। तो अगर हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है किसी पेशेंट को तो हम कैसे पता करेंगे कि उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। तो हम उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। तो उसके अंदर अगर हमें इनमें से कोई भी एंजाइम इंक्रीज दिखता है तो हमें पता चलता है कि इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको एंजाइम्स के नाम बताती हूँ। पहला है कैरेटिन फॉस्फोकाइनेज CPK, दूसरा है एस्फेरेट ट्रांसमिनेज AST एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH। अब हम इसमें इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो सबसे पहला आता है CPK मतलब कैरेटिन फॉस्फोकाइनेज। जैसे किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वैसे 6 से 18 घंटे के अंदर सर्कुलेशन में CPK एंजाइम पहला एंजाइम है जो इंक्रीज होगा, रेज्ड होगा। उसके बाद आता है AST मतलब एस्फेरेट ट्रांसमिनेज, इसको हम SPOT भी बोलते हैं। तो सबसे CPK के बाद जो दूसरा एंजाइम इंक्रीज होता है हमारे सीरम में वो है AST, शार्पली राइज आफ्टर CPK एंड रीच पीक विद इन 48 आवर्स ऑफ MI। जैसे ही MI पेशेंट को हो जाती है, MI होने के 48 आवर्स बाद ये जो एंजाइम है वो रेज हो जाता है हमारे सीरम में और 4 से 5 दिन लगते हैं उसको नॉर्मल लेवल पे वापस आने में। उसके बाद आता है हमारा LDH1। LDH एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे लास्ट में इंक्रीज होता है, रेज होता है हमारे सीरम में, और यही एक एंजाइम है जो सबसे लास्ट में ही नॉर्मल लेवल पे आता है। जनरली राइज होता है हमारे, जैसे पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया उसके होने के दूसरे दिन ये हमारे सीरम में इंक्रीज होगा, एक पीक तक आएगा 3rd डे पे और 3rd और 4th डे पे अपने पीक को अटेंड कर लेगा एंड अबाउट 10 to 15 डेज बाय रीच नॉर्मल लेवल, और इसको 10 से 15 दिन लगते हैं उसके नॉर्मल लेवल पे आने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से इसको लिखना है।
तो यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोएंजाइम एंड आइसोएंजाइम पे एक नेट शॉर्ट लिखने के लिए ज़रूर आता है। तो आपको इस तरीके से जब जैसे मैंने आपको पूरा बताया है पढ़ाया है उसी तरीके से आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पूरा इसको डिस्क्राइब किया था, उसके बाद फिर कोएंजाइम फ्रॉम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वो किस तरीके से ड्राइव हुए हैं बी कॉम्प्लेक्स से, नॉन विटामिन से, तो आपको पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आइसोएंजाइम्स पे आ जाते हैं हम। फिर आइसोएंजाइम्स के बारे में भी हमें लिखना है कि आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं, वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। उसके बाद ये हेडिंग डालना है, एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ आइसोएंजाइम। फिर हमें ये हेडिंग डालना है, उसके अंदर हमें ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। उसके अंदर फिर हमें फिर नेक्स्ट ये हेडिंग डालेंगे हम आइसोएंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो उसकी ये केमिकल रिएक्शन हम उसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। देन हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि एलडीएच का कैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर उसका सिग्निफिकेंस बताएंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है। फिर उसका डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट बताएंगे कि क्या डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम किस डिसीज़ में उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। नोट्स है वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगी और जो लिंक है वो आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।